Hello everyone, welcome to Study for Elvis. As you all know that we are preparing for Master Career Chemistry as well as for Lecture R Chemistry. So जैसे कि आपको पता है कि हम P ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे, उसमें जो है हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और जिसमें हमने ग्रुप नंबर 13 और 14 को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम ग्रुप नंबर 15 और 16 जो जितना भी आपके सिलेबस में है वही पार्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। ओके 15 और 16 ग्रुप को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास 15th ग्रुप है उसे हम बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं और निक्टोजन्स भी कहा जाता है इनको। और जो ग्रुप नंबर 16 है उसकी जो स्टार्टिंग होती है दैट इज़ ऑक्सीजन, इसे हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ओके सो यहाँ से ग्रुप नंबर 15 में है दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंड अगर आपको इसकी ट्रिक लर्न करनी है तो ट्रिक के साथ आप कह सकते हो ना पी ऐसे सबके बीच, क्या ना पी दैट इज़ पानी। ओके सो यहाँ पे है नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 16। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, सल्फर, दैट इज़ सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो यहाँ पे ये इनके एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन फैमिली से कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ ऑक्सीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और सल्फ़र। सो ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो है हम ग्रुप नंबर 15 और 16 जितना भी आपके सिलेबस में उसको ही डिस्कस करेंगे, ओनली दैट पार्ट जितना भी उसमें से इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट अस डिस्कस। हाँ जी, डिस्कस करने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो ग्रुप नंबर 13 और 14 हमने किया था उसमें से ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आपको आया हुआ था। अमंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स द मोस्ट स्टेबल यूनिवेलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय। जब मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ये करवाया था टॉपिक, तो मैंने आपको ये बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था। ठीक है, तो देखो वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हम ग्रुप नंबर 13 कह सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप 3 उसी को कहा हुआ है इन्होंने। तो वहाँ पे जो है सभी जो है वो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सभी एलिमेंट्स। लेकिन वहाँ पे जो थैलियम था, ठीक है, थैलियम जो था वो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज थैलियम। ओके सो ये आपको क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था, सो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द ग्रुप नंबर 15 दैट इज नाइट्रोजन फैमिली और वी कैन से निक्टोजन्स। ओके सो इसकी स्टार्टिंग मैंने आपको बता ही दी है कि जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी नेम है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर्स की बात करें तो नाइट्रोजन का आपको पता होना चाहिए 7 होता है। उसके बाद आप इसमें 8 ऐड कर दो, 15 आ जाएगा। 15 में 18 ऐड कर दो, 33 आ जाएगा। 33 में फिर से 18 ऐड करो, 51 आएगा। देन 32 ऐड कर दो तो 83 आएगा। बिल्कुल ईजी है इनके एटॉमिक नंबर्स को आपको लर्न करना। ओके तो अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन बात करें, कॉन्फ़िगरेशन इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP3। तो सभी के जो यहाँ पे आउटर मोस्ट आप देख रहे हो वो P में फिल होगा और P में कितने होते हैं दैट इज़ 3। ओके तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं। नाइट्रोजन जो है इसकी खास बात ये है कि जो नाइट्रोजन होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -3 से लेकर +5 तक। सभी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ये कंपाउंड्स बना लेता है कौन, नाइट्रोजन। अगर हम फॉस्फोरस और आर्सेनिक की बात करें तो वो शो करते हैं -3 से लेकर -3 +3 एंड +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और जो एंटीमनी होता है वो शो करता है +3 और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो बिस्मथ होता है वो शो करता है +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन के आप सभी कंपाउंड्स देख पा रहे हो यहाँ पे, तो देखो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। तो सभी तरह के कंपाउंड्स जो है आपको मैंने दे दिए जो नाइट्रोजन बनाता है और उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पे मैंशनड है। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स। अब जो ये एलिमेंट्स हैं इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नाइट्रोजन होता है जो उसकी हाइड्राइड होती है तो NH3 के साथ उसे हम डिनोट करते हैं। देन फॉस्फोरस की हाइड्राइड है, आर्सेनिक की, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है। ठीक है, तो इस ग्रुप में, ठीक है, इस ग्रुप में जो ग्रुप नंबर 15 होता है इसमें नाइट्रोजन जो है NH3 की जो हाइड्राइड है ये सबसे ज़्यादा बेसिक होती है। तो ये ऑर्डर बेसिसिटी का है, आपको लर्न करना है दिस ऑर्डर। और अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो वो भी NH3 में ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। सो दो क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन गए कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, NH3, और सबसे ज़्यादा H बॉन्डिंग भी जो है इसी में रहती है, बाकी जो है उसके पीछे आ जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैपेसिटी। रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो कौन सा यहाँ पे हाइड्राइड है जो अपने में से इजीली एच को रिलीज कर देगा, इजीली एच को लीव कर देगा। तो वो है जिसका जितना बड़ा साइज होगा वो इजीली एच को रिलीज कर सकता है। तो दैट मीन यहाँ पे बिस्मथ हाइड्राइड जो आप देख रहे हो वो सबसे ज़्यादा, उसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो 3 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ से बता दिए, ऑर्डर्स मेनली आपको आने चाहिए यहाँ पे, तो वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है कौन कौन से ऑक्साइड्स हो सकते हैं नाइट्रोजन के। तो ये सभी ऑक्साइड्स वैसे मैंने ऊपर आपको डिस्कस कर दिए हैं अलॉन्ग विद ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आपको इनकी पता होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो उसको देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिया, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। अमोनिया को जो फॉर्मूला होता है वो NH3 रहता है। स्ट्रक्चर आप साइड पे देख ही रहे हो। इस टाइप की स्ट्रक्चर्स जो है इसे हम कहते हैं दैट इज़ ये पिरामिडल है, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है इसकी। और अगर हम यहाँ पे N की बात करें तो N यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ओके। और जो अमोनिया होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिया। यूरिया की हेल्प से ही हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हमने लार्ज अमाउंट में अमोनिया को प्रिपेयर करना है, लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, जिस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको काफ़ी बार डिस्कस भी किया है हैबर्स प्रोसेस को। तो यहाँ पे जो H2 और N2 हम लेते हैं हैबर्स प्रोसेस में, उनकी रेशो फिक्स होती है। H2 आपको 3 लेना होता है मुकाबले किसके, N2 के, ठीक है। तो 3:1 में आपको यहाँ पे H2N2 लेना होता है। दैट इज, इस प्रोसेस को कहते हैं हम हैबर्स प्रोसेस। यूजेस की बात कर लेते हैं, अमोनिया कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट को बनाने में हेल्प करता है। जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं लाइक अमोनियम फॉस्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, और या फिर आप कह सकते हो निट्रिक एसिड HNO3, इनको जो है फॉर्म करने में जो है अमोनिया हेल्प करता है। यूरिया की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा अमोनिया। और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो लिक्विड अमोनिया होता है वो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। सो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन गए 3-4 कि जो स्ट्रक्चर होती है वो पिरामिडल होती है, ठीक है, और जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है, और लार्ज स्केल पे जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। जो रेशो होती है वो 3:1 रहती है। अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द यूरिया। और कहाँ कहाँ पे इसके यूजेस रहते हैं, लिक्विड अमोनिया को यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट है हमारे पास निट्रिक एसिड। अब यहाँ पे जो निट्रिक एसिड है, अगर हमने उसको लार्ज स्केल पे यूज़ करना है तो उस लार्ज स्केल जो प्रोसेस रहेगा उसे हम ऑसवाल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अमोनिया में कौन सा है, हैबर्स प्रोसेस। निट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज HNO3, तो यहाँ पे ऑसवाल प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो ऑसवाल प्रोसेस में होता क्या है, जनरली हम अमोनिया लेते हैं, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास NO गैस आती है। NO को फिर से हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास NO2 आता है। NO2 के साथ उसको वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में ऐड करके आपके पास निट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, वाइट, ब्लैक एंड रेड फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस जो होती है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो फॉस्फोरस की एलोट्रॉप्स होती है उनमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलोट्रोप होती है वो कौन सी होती है, दैट इज़ वाइट। और जो रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होती, दैट इज़ ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस मोस्ट स्टेबल होती है और लीस्ट, सॉरी यहाँ पे आएगा लीस्ट रिएक्टिव, ओके, स्टेबल नहीं आएगा, लीस्ट रिएक्टिव। इनकी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, रेड फॉस्फोरस, ये पॉलीमरिक फॉर्म है यहाँ पे P4 की, और ये स्ट्रेन्ड भी नहीं होती और ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वाइट। और ये दोनों ही, वाइट भी और रेड भी, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम फॉस्फोरस लें, P4 है, अगर हम उसे एल्कली में ऐड करें, ठीक है, यहाँ पे मैं वाइट फॉस्फोरस की बात कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे वाइट फॉस्फोरस है और राइट हैंड साइड में रेड फॉस्फोरस है। जो तो वाइट फॉस्फोरस होती है एल्कली में ऐड होके वो फॉस्फीन बनाती है, और जो रेड फॉस्फोरस होती है वो एल्कली में ऐड होके ऑक्सो एसिड बनाती है, ओके, दैट इज H4P2O6। अगर हम जनरली वाइट यहाँ पे फॉस्फोरस लें और उसमें SO2Cl2 ऐड करें तो होता क्या है, इस फॉस्फोरस से हम क्या बना सकते हैं, दैट इज फोरस हेलाइड, ओके, फॉस्फोरस हेलाइड बना सकते हैं PX5। और अगर हम उसमें वाटर ऐड करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एजेंट बनता है दैट इज POCl3, दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एंड अगर फिर से हम इसमें वाटर ऐड करें तो हमारे पास दिस क्या बन जाएगा, H3PO4। ये रिएक्शन अगेन यहाँ पे रिपीट हो रही है, नीचे आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज PCl5। PCl5 जो है
सबसे पहली यही रिएक्शन है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ PCl3 मिलेगा। और अगर हम PCl5 को वाटर ऐड करें तो हमारे पास POCl3 हमें मिल जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ओके, और अगर हम इसमें वाटर फिर से ऐड करें तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड हमें मिलेगा। याद रखना है आपको कि जो H3PO4 होता है, दिस इज़ फॉस्फोरिक एसिड। ओके, और H3PO3 भी होता है, उसे हम फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। तो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो PCl5 की, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। स्ट्रक्चर मेनली आपको लर्न करनी है कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर रहती है इसकी, और जो इसका कलर रहता है दैट इज येलोइश वाइट। ओके, जैसे आपको स्लाइड दिख रही है यहाँ पे, ऐसे ही इसका कुछ कलर होता है, येलोइश वाइट दिखाई देता है, सॉलिड सब्सटेंस। ओके, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, मेनली आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास PCl3। अब जो PCl3 होता है, इसमें देखो क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज अगेन दैट इज पिरामिडल। ठीक है, तो पिरामिडल ट्राइंगल इसकी स्ट्रक्चर रहती है। और यहाँ ये कैसे प्रिपेयर होगी, अगर आप फॉस्फोरस लोगे उसमें SOCl2 ऐड करोगे तो आपके पास PCl3 की फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो, मीन्स H2O इसमें ऐड करो, तो आपको फॉस्फोरस एसिड मिलता है। ये बात भी लर्न करनी है कि PCl5 की हाइड्रोलिसिस करके हमें फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, और PCl3 की हाइड्रोलिसिस करके हमें फॉस्फोरस एसिड मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आपको मेनली नोट करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑक्सो एसिड्स कौन से होते हैं फॉस्फोरस के। तो यहाँ पे कुछ 8-9 ऑक्सो एसिड्स हैं, तो यहाँ पे इनका ऑक्सो एसिड्स के नाम क्या है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, और उनकी बेसिसिटी कौन सी होती है, मोनो, डाई, टेट्रा। तो आपको बेसिसिटी भी बतानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सो एसिड, जो फर्स्ट ऑक्सो एसिड है उसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज H3PO2। ठीक है जी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला H3PO2, एंड ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इसका +1 रहेगा, और बेसिसिटी इसकी मोनो रहती है। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H3PO3, एंड जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +3, एंड जो इसकी बेसिसिटी होती है दैट इज डाई। नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H4P2O5, एंड जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +3, एंड जो बेसिसिटी है दैट इज डाई। नेक्स्ट जो ऑक्सो एसिड है वो है हमारे पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये सभी ऑक्सो एसिड्स हैं फॉस्फोरस के, फॉस्फोरस इसमें यूज़ होता है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन भी है आपके सिलेबस में ऑक्सो एसिड्स, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इनको करवाया है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला H4P2O6, और जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन नंबर +4 रहेगा, और बेसिसिटी टेट्रा रहेगी। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मैंने आपको अभी डिस्कस किया था ऊपर, H3PO4 होता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 रहेगा, और बेसिसिटी जो है इसकी ट्राई रहती है, ट्राई बेसिक होते हैं। मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो होते हैं, मेटा में जो रहता है दैट इज़ आप यहाँ पे HPO3 आएगा, एंड +5 इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, और ट्राई रहेगा इसका। एंड नेक्स्ट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H4P2O7, एंड ऑक्सीडेशन नंबर +5, एंड बेसिसिटी टेट्रा रहेगी। नेक्स्ट है पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए H3PO5, ऑक्सीडेशन नंबर +5, एंड जो बेसिसिटी है दैट इज ट्राई। एंड नेक्स्ट इज पर ऑक्सो डाईफॉस्फोरिक एसिड में फॉर्मूला रहेगा H4P2O8, एंड जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज +5, एंड जो इसकी बेसिसिटी है दैट इज टेट्रा। नेक्स्ट कुछ MCQs हैं वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो MCQ है दैट इज व्हाट इज एडेड एज प्रोमोटर्स इन हैबर प्रोसेस। देखो हैबर प्रोसेस आपको पता है कि अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे हम प्रोमोटर्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो प्रोमोटर्स कौन से होते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए जो है दैट इज K2O + Al2O3। ये जो है पोटाशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों एज कॉम्बिनेशन जो होता है इनका प्रोमोटर की तरह यूज़ किए जाते हैं हैबर प्रोसेस में। क्लियर। जो नेक्स्ट है विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ HNO3 इन ऑसवाल्ड मेथड। ऑसवाल्ड मेथड भी मैंने आपको बताया था कि निट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे कौन सा कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है, ये मेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो कैटालिस्ट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं दैट इज प्लेटिनम
एंड रोहॉडियम, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैटिनम 90% यूज़ किया जाता है और रोहॉडियम कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है, दैट इज ओनली 10%। व्हाट इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रॉकेट फ्यूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो रॉकेट फ्यूल होते हैं वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किनको यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज निट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल, जो PCl5 मॉलिक्यूल हमने स्टडी किया था उन्होंने उनकी शेप पूछी है। शेप तो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो बी और डी ऑप्शन तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ए और सी में अब कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है sp3d। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक एसिड, तो यहाँ पे आप को यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स दिए हैं फॉस्फोरस के, तो यहाँ पे आपको ट्राई बेसिक बताना है कि कौन सा ट्राई बेसिक यहाँ पे ऑक्साइड है, ट्राई बेसिक एसिड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज पी, H3PO4, H3PO4। डी ऑप्शन भी जो है इसके साथ की ही मैच्ड हो गई है, तो बी और डी दोनों ही लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सा एसिड इज फॉस्फोरस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, जो जितने भी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें से कौन सा जो है रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप नंबर 15। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द ग्रुप नंबर 16। तो यहाँ पे क्या है, कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हैं, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 के कुछ एटॉमिक नंबर्स आपको दिए गए हैं, 8, 16, 34, 52, 84। ओके, एंड जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक आपको कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं, हीलियम, नियॉन, ठीक है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जो इसकी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप यहाँ पे देख रहे हो NS2 एंड 2p4 रहेगी। ओके, NS2 2p4 रहेगी। तो इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे भी हमने डिस्कस किया है अबव ग्रुप्स में वैसे ही इसकी सेम रहेगी। ओके, तो हाइड्राइड्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर इनके हाइड्राइड्स की बात करें तो ऑक्सीजन बनाएगा H2O एंड नेक्स्ट है सल्फर बनाएगा H2S एंड सेलेनियम बनाएगा H2Se एंड जो टेलुरियम है वो बनाएगा H2Te एंड जो पोलोनियम बनाएगा दैट इज H2PO। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये है कि जो पोलोनियम होता है वो रेडियो एक्टिव है और सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर होता है वो होता है टेलुरियम का। ओके, इसकी जो हाइड्राइड होती है वो मोस्ट एसिडिक होती है इन नेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज होती है। और जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी अगर बात करें तो H2O जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है अपने ग्रुप में से। जो हाइड्राइड है ऑक्सीजन की वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। थर्मल स्टेबिलिटी में H2O सबसे ज़्यादा स्टेबल आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो H2O में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जो नेक्स्ट है उनके बीच में जो है मींस ना के बराबर ही होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये आपको पूछा जा सकता है ऑर्डर। नेक्स्ट इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स जो है ऑक्सीजन जो है इसकी ऑक्साइड की अभी यहाँ पे बात नहीं होगी। सल्फर का जो ऑक्साइड होता है दैट इज़ SO2 भी बना सकता है और SO3 भी बना सकता है। और जो सेलेनियम है वो बनाता है सेलेनियम ऑक्साइड, टेलुरियम ऑक्साइड। पोलोनियम नहीं बनाएगा, दैट इज़ वेरी रेडियो एक्टिव, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। तो टू लेफ्ट टू राइट मीन्स टॉप टू बॉटम की बात करें तो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, अगर हम बात करें कि जो टेलुरियम है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर्स आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो SO2 हैं या फिर SO3 हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ओके, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इस ग्रुप की, तो जो ऑक्सीजन होता है वो -2 से लेकर +2 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो -2 से लेकर +6 तक ही करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो। लेकिन जो टेलुरियम है लास्ट वो +4 ही शो करता है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोन। अब जो ओजोन है हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़, ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, दिस इज़ इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो O3। तो ओजोन एक बाइपोलर मॉलिक्यूल है, सबसे पहले ये बात हुई। और सेकंड जो है अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो आपको सिंपल जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो है आपको डिस्चार्जिंग करवानी होती है, उसका नाम होता है साइलेंट डिस्चार्ज। तो साइलेंट डिस्चार्ज होना होता है तभी जो है हमें ओजोन मिलता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड करनी होती है। दैट्स वाई जो ये रिएक्शन है, ठीक है, इसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। डेल्टा H की वैल्यू जो काफ़ी ज़्यादा इसकी रहती है, पॉजिटिव होती है। तो O3 जो है यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ओके, ओजोन जो है अगर हम इसकी गैशियस फॉर्म की बात करें तो ये लाइट ब्लू कलर का होता है। लिक्विड फॉर्म की बात करें तो डार्क ब्लू कलर का होता है। सॉलिड स्टेट की बात करें तो डार्क वायलेट कलर का होता है, ठीक है। यूजेस कहाँ पे हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसको स्टेराइल करने में यूज़ किया जाता है और ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। आप इसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हो ऑयल्स को ब्लीच करने में, ठीक है।
फ्लोर एंड स्टार्च की ब्लीचिंग में यूज़ किया जाता है इसको, ओजोन को। और इसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, ठीक है। अगर आपने जो है पोटाशियम पर मैग्नेट की प्रोडक्शन करनी है, उसको बनाना है, तो आपको जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ओजोन को यूज़ करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर के कुछ एलोट्रॉप्स जो आपके सिलेबस में, आप सिलेबस एक बार चेक कर लो यहाँ पे, वहाँ पे आप देखो कि आपको जो सिलेबस में एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर मेंशन है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर जो है बेसिकली टू टाइप्स के एलोट्रॉप्स रहेंगे, दैट इज रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पे S8 देख रहे हो, अगर आप टेम्परेचर 369 केल्विन पे कर दो तो जो रोम्बिक है वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों जो है यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे। तो दो तरह के एलोट्रॉप रहते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। आपको पूछा जा सकता है कि जो रोम्बिक होता है उसका कलर कैसा होता है, दैट इज येलो कलर। ओके, तो जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो रोम्बिक एलोट्रॉप है इसकी स्ट्रक्चर क्राउन फॉर्म स्ट्रक्चर होती है, और जो मोनोक्लिनिक है उसकी चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होती है, लाइक चेयर। ओके, तो जो हमारे पास रोम्बिक एलोट्रॉप है सल्फर का, वो इनसॉल्युबल होता है। मेनली इसकी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लो। और ये भी बात लर्न करनी है कि वो कितना टेम्परेचर होता है, कितने टेम्परेचर पे जो है ये दोनों ही एलोट्रॉप्स स्टेबल रहते हैं, दैट इज़ 369 केल्विन। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो यहाँ पे जो सल्फर होता है वो उसके सराउंड जो है 6 बॉन्ड्स उसने बना रखे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है यहाँ पे सल्फर की वो होती है +6, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है उसके साथ हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। तो हैबर प्रोसेस से हम अमोनिया, ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है उससे हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमें क्या कह रहा है, ऑसवाल से हम क्या प्रिपेयर करते थे, निट्रिक एसिड। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है इसमें आपको जो है SO2 लेना होता है और SO2 में ऑक्सीजन पास करवानी होती है, तो वहाँ से जो SO3 बनेगा, SO3 में हमें जो है H2SO4, हमने H2SO4 ही बनाना है और यहाँ पे इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम 1 H2SO4 यूज़ करेंगे और हमको कितने मिलेंगे, H2SO4 2 मिलेंगे, क्योंकि 1 से हम 2 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। सो इससे जो होता है हम नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई में बनाते रहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे जब SO3 को H2SO4 के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो तो आपके पास ओलेम बनेगा। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ओलेम होता है उसका फॉर्मूला बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7 227। ठीक है, H2S2O7। तो इसमें फिर से आपको वाटर ऐड करना है, तो फिर आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड को, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सक्रोस है, ग्लूकोज है। अगर आप इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दोगे तो आपको ये कार्बन देंगे। ठीक है, सभी जो है डिहाइड्रेट हो जाएगा और आपके पास कार्बन आएगी। फर्स्ट केस में भी आपको ब्लैक पीपीटी मिलेगी कार्बन की, और सेकंड में भी आपको कार्बन की ब्लैक पीपीटी मिलेगी, और इसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। पहले हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस डिस्कस किए, अब हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता है ना फॉर्मूला H2SO4 होता है। तो वहाँ से आप एक ऑक्सीजन कम कर दो, जब आप एक ऑक्सीजन कम करोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे रहेगा +4। ओके, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +4। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका रहता है दैट इज़ +6 रहता है। नेक्स्ट है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब जो थायोसल्फ्यूरिक एसिड होता है दैट इज़ 2 to 3, दैट इज H2S2O3। दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायो से याद रख लो 3, थायो 3, तो यहाँ पे H2S2O3। तो ऑक्सीडेशन नंबर +6 भी शो करता है यहाँ पे सल्फर, और -2 भी शो करता है। नेक्स्ट है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। जो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इसको हम कैरोस एसिड भी कहते हैं, दैट इज कैरोस एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2SO5। ठीक है जी, वहाँ पे हमने स्टडी किया था H2SO3 से 3 था, फिर H2SO4 आया, अब ये है हमारे पास H2SO5, दिस इज कैरोस एसिड। नेक्स्ट देख रहे हो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम कहते हैं मार्शल एसिड। दिस इज H2S2O8। ओके, 2 to 8, दिस इज मार्शल एसिड, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मार्शल एसिड आपको लर्न करना है, H2S2O8। नेक्स्ट है हमारे पास डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड में रहेगा H2S2O6। क्या फॉर्मूला रहेगा, H2S2O6। ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका +6 रहेगा। नेक्स्ट है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज ओलेम। ओलेम का फॉर्मूला आपको लर्न करना है 227 H2S2O7। तो
तो ये यहाँ पे कुछ MCQ है। एट व्हाट टेम्परेचर द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर बिकम स्टेबल, तो कौन से टेम्परेचर पे सल्फर के एलोट्रॉप्स स्टेबल रहते हैं, दैट इज 369 केल्विन। नेक्स्ट है विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CO2, CuO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O। सभी में से आपको बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो जो कार्बन की जो ऑक्साइड होती है, कार्बन का साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि O2 कार्बन ऑक्साइड जो है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो नेचर है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। क्लियर। सो नेक्स्ट आपको कुछ नोट दिया है यहाँ पे कि जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र होता है जो प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे आप देख रहे हो कैल्शियम H2PO4 ट्वाइस। तो जो H2PO4 है इसके 2 यूनिट्स हैं कैल्शियम के साथ में। तो ये क्वेश्चन लेक्चर आर कैडर में पूछा गया था। तो ये फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द P ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी जितना इंपॉर्टेंट था मेरे अकॉर्डिंग P ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, ग्रुप नंबर 13, 14, 15 एंड 16 जितना भी आप देख सकते हो, सिलेबस को देख सकते हो, उसमें से मैंने कोई भी टॉपिक जो है लीव नहीं किया है। आपको सारे टॉपिक्स मैंने P ब्लॉक में, ठीक है, टू पार्ट्स में कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो लाइक तो बनता है। ओके, सो लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि नोटिफिकेशन जो है आना चाहिए। अब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको MCQs की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जिन्होंने भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया वो अपनी MCQs की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर दीजिए सो दैट आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। ठीक है जी। सो जिनको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू लॉट।